हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो आज एनसीईआरटी की क्लास नाइन्थ की जो मैथ सब्जेक्ट है उसका चैप्टर नंबर 6 लाइन और एंगल्स इसको हम शुरू करेंगे। तो देखिए, ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इस चैप्टर का यूज़ आगे देखिए आप, चाहे वो ट्राइंगल का चैप्टर हो या फिर वो क्वाड्रिलेटरल हो या फिर कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ करना हो ट्राइंगल में या फिर पैरेलल लाइन के रूल्स हों, तो इन सब में ये जो है एक तरीके से ये चैप्टर फाउंडेशन का काम करता है। तो इसलिए इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए फिर ट्राइंगल में और क्वाड्रिलेटरल के जो रूल्स होंगे ट्राइंगल में किस तरीके से, तो हर जगह इसका एप्लीकेशन होगा। तो अब इस चैप्टर में जो बेसिक छोटी मोटी बातें समझने वाली हैं उनको ही आगे उनका ही यूज़ करके फिर इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन भी बनते हैं। तो हम उनको देखेंगे कि लाइन और एंगल के जो रूल होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल लाइन के रूल्स क्या होते हैं, सबको बारी बारी से देखेंगे। और एंगल्स कितने तरह के होते हैं, किस तरीके से फॉर्म होते हैं, पहले उनका बेसिक देखेंगे और फिर बाकी और सारी चीज़ों पर हम आएंगे। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो एंगल, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कितने तरह के एंगल होते हैं, और देखिए लाइन में किस तरह की प्रॉपर्टी होती है, क्या इसमें समझने वाली चीज़ें होती हैं, तो इसको पहले हम देखेंगे। तो देखिए, पहले हम बेसिक चीज़ों को समझेंगे, फिर धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो आप ये देखेंगे कि जो एंगल होते हैं वो आपने देखे ही होंगे कि मेनली एंगल जो होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है, ये तो हम सब जानते हैं कि जो एक स्ट्रेट लाइन होती है, कोई भी स्ट्रेट लाइन होगी, तो उस पर जो एंगल बनता है वो होता है 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। और 180 डिग्री अगर लाइन को मोड़ दिया जाए, ये देखिए आप, ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन होती है, उस पर ये जो एंगल पूरा बनता है ये 180 का बनता है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री से कम होगा या 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, इसी बात पे ये डिपेंड करता है कि एंगल कैसा होगा, राइट एंगल होगा या ऑब्ट्यूज एंगल होगा या एक्यूट एंगल होगा। अगर 180 का हाफ है तो वो राइट एंगल होगा। और देखिए, राइट एंगल आपको फिगर में मेंशन किया हुआ है कि एक बिल्कुल सीधी लाइन होती है और उस पर इस तरीके से एक सीधी लाइन अगर होती है तो ये 90 का एंगल बनता है, जिसका साइन जो होता है राइट एंगल जो एंगल होता है उसका साइन भी जो होता है वो बहुत ही, ये देखिए इस तरह का, जब भी हम राइट एंगल बनाते हैं तो हम राइट एंगल को इस तरह के सिंबल से नोटिफाई करते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है, तो कोई भी ऐसा एंगल जो 90 से कम हो। अब आप ये देखिए कि ये एंगल को देखिए, एंगल को काउंट करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जो एंगल को काउंट करने का तरीका होता है वो हमेशा हम, ये देखिए जब भी हम कोई एंगल बनाते हैं तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से काउंट करते हैं। उसी से हम डिसाइड करते हैं कि एंगल 90 से बड़ा है या एंगल से छोटा है। अब आप देखिए कि 90 तो यहाँ तक है, और अगर मैं केवल इतना ही बनाऊँ इसे, ये देखिए आप, तो ये कितना होगा, क्या ये 90 से बड़ा होगा या 90 से छोटा होगा, तो ये एंगल 90 से छोटा है, ये आप देख सकते हैं। अगर ये 90 से छोटा है, मान लीजिए कि पूरा 90 नहीं है और ये केवल 45 है, तो इसका मतलब कि ये 90 डिग्री से छोटा हो गया ये एंगल। तो इस जो भी एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है उसको हम एक्यूट एंगल, उसको नाम दिया गया है एक्यूट एंगल। ये देखिए आप, इसमें आप मेंशन भी किया हुआ है बुक में। एक्यूट एंगल जो होता है वो 0 से बड़ा होकर और 90 डिग्री से छोटा होता है। अब बारी आती है राइट एंगल की। राइट एंगल अभी मैंने आपको बताया कि 90 डिग्री का एंगल जो 180 का हाफ भी होता है, इस 180 ये जो लाइन है अगर इसको मोड़ के सीधा इस पर खड़ा कर दिया जाए तो इस तरीके से जो एंगल बनता है वो राइट एंगल बनता है, जिसको कि इस सिंबल से नोटिफाई किया जाता है। ऑब्ट्यूज एंगल अब आप देखेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वहाँ आप ये देखिए कि 90 का जो एंगल होता है वो एक सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। अगर इससे भी बड़ा एंगल हो जो कि 180 से कम हो, लेकिन 180 से कम हो, ये देखिए, ये अगर इस स्ट्रेट लाइन को मैं ऐसे आगे बढ़ा दूं तो ये जो पूरा एंगल बनेगा ये 180 डिग्री है, लेकिन ये एंगल 180 डिग्री से पहले ही ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये 90 से आगे जा रहा है। इसका मतलब 90 से तो बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है। देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर इस लाइन को, तो ये जो एंगल आप देख सकते हैं ये पूरा एंगल तो 180 होगा, लेकिन क्या ये 180 पूरा हो रहा है, नहीं, ये यहीं ख़त्म हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये 180 से छोटा है, लेकिन ये 90 से तो बड़ा है। आप देखेंगे 90 तो एक स्ट्रेट लाइन है जो केवल यहाँ तक होती है, लेकिन ये 90 से आगे जा रहा है। तो इसका मतलब 90 से बड़ा और 180 से छोटा, इसको नाम दिया गया ऑब्ट्यूज एंगल।
जैसे कि बुक में भी मेंशन है, ऑब्ट्यूज एंगल ये होता है जो कि 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। स्ट्रेट एंगल जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया, उस पर बनने वाला एंगल 180 होता है। और अब हम देख लेते हैं रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। देखिए रिफ्लेक्स एंगल को समझना और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार सर्कल के क्वेश्चन जो होंगे, देखिए एक लाइन के अराउंड जो एंगल होता है, एक किसी भी लाइन के अराउंड, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मैंने बनाई, तो ये जो एंगल होता है ये होता है 180 डिग्री, ये हम सब जानते हैं। और नीचे भी 180 डिग्री होगा, अगर हम देखेंगे तो 180 और 180 अगर देखा जाए तो कितना टोटल हो जाएगा, 360 डिग्री। तो ये 360 डिग्री है। अब देखिए एंगल तो मैंने आपको बताया कि हम जो एंगल होता है, जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक एंगल मैंने बनाया और ये एक एक्यूट एंगल है जिसकी वैल्यू है 45। तो अब मैं जैसे कि मान लीजिए, चलिए इसका नाम दे देते हैं। तो एंगल को डिनोट करने का भी तरीका देखिए ये होता है कि एंगल को हम लिखते कैसे हैं, इसको लिखेंगे हम ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 45, क्योंकि बी बीच में आ रहा है और जब भी एंगल को रिप्रेजेंट करना हो तो बी हमेशा बीच में आएगा। जिस एंगल को हम लिखना चाहते हैं उसको हम, जो अल्फ़ाबेटिकल जो वर्ड होता है, अल्फ़ाबेट जो होता है वो बीच में आता है। लेकिन इसका अगर रिफ्लेक्स एंगल में आपसे पूछो तो वो क्या होगा, तो रिफ्लेक्स एंगल इस 45 डिग्री को छोड़ के ये पूरा एंगल जो होगा यहाँ तक, ये पूरा रिफ्लेक्स एंगल ही होगा। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है इस तरीके से रिफ्लेक्स हो जाए। अब ये एंगल कितना हो सकता है आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, मैंने आपको बताया कि ये पूरा एंगल 360 डिग्री का है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 360 का है, और ये 45 है, तो बचा हुआ कितना होगा, 360 माइनस 45। ये एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको ये बताया कि इस एंगल का बी जो है, ए बी सी जो एंगल है उसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ ए बी सी। ये देखिए रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एंगल ए बी सी इज़ 360 माइनस 45 इज इक्वल टू 315 डिग्री। देखिए इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते थे। अब अगर मैं इस लाइन को ऐसी, मैं एक लाइन मैंने आपको ऐसे बनाई, तो मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये समझाना चाह रहा हूँ कि रिफ्लेक्स एंगल होता है यहाँ से लेके यहाँ तक। देखिए अभी तक हमने क्या देखा कि राइट एंगल जो होता है वो 90 के इक्वल होता है। जो 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो वो ऑब्ट्यूज एंगल, और जो 90 से छोटा हो वो एक्यूट एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल को अगर आप, रिफ्लेक्स एंगल की अगर हमें खुद डेफिनेशन बनाना हो तो हम फिगर से डेफिनेशन कैसे बनाएंगे। देखिए मैंने आपको ये दिखाया कि ये है रिफ्लेक्स एंगल ए बी सी, ये मैंने फिगर बनाई थी, और मैंने आपसे ये कहा कि अगर मान लीजिए ये बी है और ये सी है और ये ए है, तो ये रिफ्लेक्स एंगल अगर 45, सॉरी ये एंगल ए बी सी 45 है, तो रिफ्लेक्स एंगल मैंने आपको निकाल के दिखाया था। अब आप ये देख सकते हैं कि ये पूरा रिफ्लेक्स एंगल है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा रिफ्लेक्स एंगल है। यानी अब आप ये देखिए कि ये इतना जो होता है कि स्ट्रेट लाइन पे नीचे अगर आप देखेंगे 180 होता है, लेकिन ये कुछ 180 से ऊपर, 180 में कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्स एंगल हमेशा जो होगा वो 360 डिग्री से तो छोटा होगा लेकिन 180 डिग्री से बड़ा होगा। रिफ्लेक्स एंगल ऑफ बी ए बी सी आप खुद देख सकते हैं 315 आ रहा है, यानी 360 से बड़ा है लेकिन 180 से, 360 से छोटा है और 180 से बड़ा है। तो रिफ्लेक्स एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन 360 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। तो ये देखिए जितने भी एंगल हैं, जितने भी टाइप के एंगल है, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल, ये सब हमने देखे। और एंगल को मेज़र करने का हमने तरीका भी देखा। तो ये एक बेसिक समझ थी कि किस एंगल को हम कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए एग्ज़ाम में कई बार क्या होता है कि हम रट के जब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे हम फंस सकते हैं, लेकिन हम फिगर को देख के अगर कॉन्सेप्ट को समझ के खुद अपने तरह से भी डेफिनेशन चीज़ों की बना सकते हैं। हालांकि मैथ्स में डेफिनेशंस का इतना रोल नहीं होता, सारी चीज़ें लॉजिकल हैं, सब कुछ आपको सॉल्व करके दिखाना है, और उसी चीज़ पे हम डेफिनेशन खुद भी बना सकते हैं चीज़ों को देख कर ही। हमें ये बुक में लिखा हुआ देख कर और इसे रटने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट। तो ये तो हुआ एंगल क्या होते हैं, बेसिक एंगल के डेफिनेशंस क्या हैं, कितने टाइप के एंगल होते हैं। और तो आगे जब हम इस चैप्टर में देखते हैं आगे, और अब एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होते हैं इनको देख लेते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, तो देखिए एडजेसेंट एंगल कुछ नहीं, एक एंगल को इन्होंने, ऑब्ट्यूज एंगल है हमारा, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है, ये पूरा इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये दोनों जो एंगल हैं वो एक तरीके से अगर देखा जाए तो एंगल
ABD और एंगल CBD, ये दोनों अगर इनको प्लस करके मैं पूरा लिखना चाहूँ तो पूरा एंगल ABC बनता है। तो ये दोनों जो दो पार्ट में डिवाइड हैं, ये एक्चुअली दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, क्योंकि बिल्कुल लगे हुए हैं, एक दूसरे से डिवाइडेड हैं, तो इसलिए इनको हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। और इनका जो इस तरीके से इनको लिखने का एक तरीका है, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ABD प्लस एंगल DBC। Note that angle ABC and angle ABD are not adjacent angle. Why? Because their non-commons arm BD and BC lie on the same side of common arm BA. ABC पूरा एंगल जो होगा और ABD या किसी दूसरे छोटे एंगल के कभी भी एडजेसेंट नहीं होगा, क्योंकि कॉमन आर्म है। BD और BC लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द कॉमन आर्म BA। तो ये पूरा बड़ा वाला एंगल एडजेसेंट नहीं होगा किसी भी छोटे एंगल के, बल्कि तो छोटे छोटे एंगल होंगे, ये दोनों एडजेसेंट होंगे। लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल क्या होते हैं? देखिए कि स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल के पेयर ही लीनियर हो। जैसे कि अभी आपने देखा, इस पूरे एंगल को मैंने डिवाइड किया था, दो पार्ट में हमने डिवाइड किया था, लेकिन ये एक्चुअली एक लीनियर पेयर नहीं है, क्योंकि लीनियर पेयर तो अगर इसी लाइन को मैं देखिए, इसी लाइन को अगर मैं एक्सटेंड कर देता तो ये पूरे तीन एंगल जो बनते, 1 2 3, ये तीनों लीनियर पेयर हो जाता। पेयर तो खैर जोड़े को कहते हैं, लेकिन हम इसे पेयर ना बोल के फिर ये कहते हैं ऑल 3 एंगल्स अगर सम किया जाए तो वो लीनियर मतलब 180 बनेगा। लेकिन जब पेयर की बात आएगी तो दो एंगल की बात आएगी। तो देखिए दो कौन से, एक स्ट्रेट लाइन है देखिए, और एक स्ट्रेट लाइन पर हमने इस तरीके से ऐसे या ऐसे भी बना सकते थे। इस लाइन को अगर इस तरीके से बना दूँ तो ये और ये, अब इस केस में क्या होगा, ये एक एक्यूट एंगल है और ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है, लेकिन दोनों का सम कितना होगा आप खुद बताइए, कॉमन सेंस है। पूरा एंगल अगर 180 है, इतना और इतना मिलके ये क्या होंगे, ये 180 होंगे। तो अगर मान लीजिए ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है और इसका वैल्यू 90 से तो बड़ी होती है ऑब्ट्यूज एंगल, तो मैं मान लेता हूँ 120, और ये क्योंकि 120 तो इसे 60 होना पड़ेगा। तो ये दोनों जो एंगल हैं इनका सम मिलके 180 हो रहा है, यानी कि ये क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। ये और ये मिलके एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनाता है जिसका सम 180 डिग्री होता है। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल कुछ नहीं होता, जब भी आपको दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई दें इस तरीके से, या कैसे भी, मान लीजिए ऐसे भी कर रही हैं या ऐसे भी कर रही हैं या ऐसे भी कर रही हैं, तो ये और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट होते हैं और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट होते हैं। देखिए मैं फिर से आपको बताता हूँ एक एग्जांपल देखिए, और ये इक्वल होते हैं। ये देखिए इक्वल क्यों होते हैं वो भी हम समझ लेंगे, बुक में जिस तरीके से समझा है थोड़ा सा उससे आसान लैंग्वेज में हम समझेंगे। ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हुई आपको नज़र आ रही है। मान लीजिए मैं इनको कुछ नाम दे दूँ। ये देखिए दो लाइन सेगमेंट हैं। आप ये ध्यान रखिए कि लाइन कभी भी एंड नहीं होती, लेकिन जब हम सी हमने यहाँ पे डी लिख दिया यानी कि यहाँ एंड हो रही है, यानी कि ये लाइन सेगमेंट है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको जनरली हम लाइन ही बोल देते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली हम हमेशा जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो प्रैक्टिकल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, लेकिन जो सही तरीका बोलने का होता है वो होता है लाइन सेगमेंट। तो देखिए दो लाइन सेगमेंट हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा, और ये वाई है तो ये वाई होगा। देखिए ये और ये इक्वल नहीं होते, ये और ये इक्वल तब होंगे जब दोनों लाइनें 90 डिग्री पे, देखिए इंटरसेक्ट करने का तरीका क्या होता है, दो लाइन जो होती हैं, मैं एक चीज़ और आपको समझाना चाहता हूँ जो बुक में नहीं समझाई गई। दो लाइन ऐसे भी इंटरसेक्ट कर सकती हैं, ऐसे भी इंटरसेक्ट कर सकती हैं, ऐसे भी कर सकती हैं, लेकिन अगर दो लाइन 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करें बिल्कुल सीधे सीधे एकदम, ये ऐसे इंटरसेक्ट करें तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। लेकिन अगर ना करें जैसे ये, तो ये ऑब्ट्यूज होगा, ये एक्यूट होगा। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। अब देखिए दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को इस तरीके से, तो अगर मैं इस एंगल को x मान लूँ तो आप मुझे बताइए कि ये कितना होगा। जाहिर सी बात है कि ये आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, देखिए ये, तो स्ट्रेट लाइन पे हमेशा पूरा एंगल 180 बनता है। तो अगर ये x है तो जाहिर सी बात है कि ये 180 माइनस एक्स होगा, और अगर ये 180 माइनस एक्स है तो ये कितना होगा आप बताइए मुझे। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पे पूरा एंगल 180 का बनता है, अगर इतना 180 माइनस एक्स हो गया तो इसे x होना पड़ेगा, इस और x होगा तभी इन दोनों का सम मिलके 180 होगा। तो ये इसलिए x, और देखिए ये x था तो ये भी x आया, ठीक है। अब आप इस एंगल की बात करिए, ये कितना होगा। अब देखिए ये x होगा और ये एक स्ट्रेट लाइन है फिर से, तो स्ट्रेट लाइन पे फिर से पूरा 180 माइनस एक्स होता है, तो ये बचा हुआ फिर से 180 माइनस एक्स। यानी कंक्लूजन ये निकला कि जब भी दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करें तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। तो
इन दोनों एंगलों को हम वर्टिकली अपोजिट कहते हैं और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आपको काम आएगा कब, जब हम पैरेलल लाइन के रूल्स देखेंगे, जब हम पैरेलल लाइन जो होगी उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, तो ये जो चीज़ है आपको ये वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट वहाँ बहुत यूज़ होगा। अब देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये देखते हैं, देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती हैं वो कोई भी दो ऐसी लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, और ऐसी लाइन जो इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं ये तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, जिन्हें पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ये तो देखिए नॉर्मल डेफिनेशन जो आपको बुक में भी लिखी हुई है, लेकिन इस चीज़ को अगर ठीक से समझना हो, अब आप ये देखिए इन दोनों लाइन को पैरेलल लाइन क्यों बोला जा रहा है, ये देखिए इन दोनों लाइनों को पैरेलल लाइन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि आप गौर करेंगे इनके बीच की डिस्टेंस हर जगह सेम है, हर जगह सेम। और डिस्टेंस एक्चुअली क्या होती है, परपेंडिकुलर। अगर हम देखिए इस पॉइंट से अगर मैं इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर डालूं तो इसको ही हम डिस्टेंस बोलेंगे। डिस्टेंस ये नहीं होती, देखिए ये डिस्टेंस नहीं होगी। मैं आपको देखिए एक चीज़ और डिस्टेंस की जब भी बात आएगी, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर ही बोला जाता है। ये देखिए अब मान लीजिए इन दोनों लाइनों के बीच अगर कोई कहे कि भाई ये एक डिस्टेंस है और ये भी एक डिस्टेंस है, ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं है, ये कुछ एंगल 90 डिग्री नहीं बना रही, इसलिए ये परपेंडिकुलर नहीं है, जबकि ये बना रही है। तो जितने भी परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ करूँगा आप देखेंगे हर जगह सबकी लेंथ सेम आ रही है। तो ये जो दो ऐसी लाइन जिनके हमेशा डिस्टेंस सेम हो, जिनके बीच की डिस्टेंस, देखिए रेल की पटरी जैसे होती है, अगर रेल की पटरी ऐसे हो और ऐसे हो तो ट्रेन नहीं चल पाएगी ना। तो हमेशा रेल की पटरियाँ ऐसे होती है कि उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम होती है। तो यही पैरेलल लाइन होती है जिनके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम हो। और इंटरसेक्टिंग लाइन देखिए ये होती है दूसरे को कट करने वाली लाइन। अब कट कर रही है तो डिस्टेंस तो देखिए यहाँ इतनी परपेंडिकुलर, यहाँ इतनी है, यहाँ फिर कम होती जा रही है, तो डिस्टेंस इनके बीच की बढ़ती कम होती जा रही है। तो ये कैसी लाइन होंगी, नॉन पैरेलल। अब देखिए आप, अब मैं आपसे अगर ऐसी, आपको मैंने ऐसी दो लाइन ऐसे बना दी, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग है या नहीं है। तो अब आप इस फिगर में देख के आपको लगेगा कि ये तो कहीं भी कट नहीं कर रही है, तो ये तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो एक्चुअली क्या है, इनको अगर मैं आगे बढ़ाऊँ कहीं ना कहीं तो ये कट करेंगी ही करेंगी, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस सेम नहीं है। देखो अगर मैं केवल इतना ही छोड़ दूँ और इस लाइन को भी इतना छोड़ दूँ तो लगेगा ये तो कहीं कट तो कर नहीं रही है, तो ये नॉन पैरेलल लाइन ही है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है। लेकिन नहीं, इनको देखिए इनके बीच की डिस्टेंस सेम नहीं है। यहाँ कुछ ज़्यादा होगी, देखिए यहाँ ज़्यादा होगी, यहाँ बड़ी होगी, यहाँ कम होगी, यहाँ आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस सेम नहीं है। तो ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगी करेंगी, क्यों, जब इनको मैं आगे बढ़ाऊँगा। देखो यहाँ से देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये कट नहीं कर रही, लेकिन नहीं, देखिए अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ और इस लाइन को मैं आगे बढ़ाऊँ तो किसी पॉइंट पे तो कट करेंगी। मतलब जिन लाइनों के बीच की डिस्टेंस सेम ना हो वो कहीं ना कहीं जाके कट करेंगी। लेकिन ऐसी लाइनें, अब आप देखिए दो लाइन मैं और बनाता हूँ, एक तो ये और एक ये। अब आप इन दोनों लाइनों को कितना भी आगे बढ़ाते रहिए, कभी भी ये कट नहीं करेंगी। इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम होती रहेगी, सेम होती रहेगी। तो ये आप चाहें इसे पूरे आप अपनी कॉपी से बाहर ही ले जाइए कहीं भी, तो ये लाइन क्या एक दूसरे को कट करेंगी, नहीं। तो ऐसी लाइनें जो एक दूसरे को कट ना करें, और जो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं उनको ही हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और जिन लाइनों को के बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम होती है और वो कभी भी कट नहीं करती हैं, ऐसी लाइनों को बोला जाता है पैरेलल लाइंस। तो ये आपने समझ लिया। तो ये देखिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर का। और पेयर ऑफ एंगल्स तो देखिए यही होता है कि पेयर ऑफ एंगल्स जो होते हैं वो, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर इस तरीके से एंगल अगर बन रहा है, ये देखिए, तो ये एक पेयर ऑफ एंगल हो गया। ये दोनों मिलकर तो 180 हो रहे हैं, लेकिन हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं होगा कि 180 होंगे। जैसे कि दूसरे भी एग्जाम्पल हैं जिसमें कि जो पेयर होंगे वो तो खैर एडजेसेंट एंगल जितने भी होंगे हम उनको पेयर बोल सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ आपको डिफरेंट टाइप के और एग्जाम्पल मिलेंगे। जैसे कि ये राइट एंगल एक है पूरा, इसको कि 60 और 30 में डिवाइड किया गया है। और ये एक राइट एंगल नहीं है, इसमें एक ऑब्ट्यूज एंगल है जिसको कि दो पार्ट में डिवाइड करके एक 80 और एक 60, दोनों ही एक्यूट एंगल होती हैं। 80 और 60 दोनों 90 से छोटे हैं,
लेकिन मिलके क्या बन रहे हैं, एक एक्यूट एंगल। तो ए एंगल ए ओ सी जो होगा, ए ओ सी और एंगल सी ओ बी, ये दोनों आपस में पेयर हैं। इसी तरीके से आप ये देखेंगे कि ये 70 है और ये 150 है, और ये पूरा एंगल अगर 360 डिग्री होगा तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन इस तरीके से करते हैं कि ये 55 है, ये स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल 180 डिग्री होता है। तो ये चीज़ें तो खैर सारी हम कवर कर चुके हैं अभी तक, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। अब अगर एग्जाम्पल्स की बात की जाए, जो इस बुक में एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो कोई खास ऐसी डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल नहीं है। जैसे कि इसी पहले एग्जाम्पल को अगर ले, इन्होंने बोला है कि जैसे दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं, इफ अब रेशियो दे रखा है कौन से एंगल का, पी ओ आर, ये देखिए ये एंगल है पी ओ आर ये, और आर ओ क्यू, इसका रेशियो आपको गिवन है, तो आपको बाकी सारे एंगल निकालने हैं। तो देखिए अगर ये देखिए अगर 5 और 7 का रेशियो है, तो आपको ये पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल 90 डिग्री होता है। जैसे ये है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा, तो 5x प्लस का 7x जो होगा वो 180 के इक्वल होगा। तो 12x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 15। तो इस तरीके से ये देखिए 15 आ जाएगा, तो फिर आप 15 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 और 105 ये दोनों आपको मिल जाएंगे। यानी कि ये अगर ये 105 है और ये 75 है, तो ये भी 75 होगा और ये भी 105 होगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था ये कॉन्सेप्ट, जब दो लाइन एक दूसरे को इस तरीके से इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये एंगल अगर x है तो ये भी x होता है, और ये y है तो ये भी y होता है। क्योंकि ये चीज़ें मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताई, आप चाहें तो रिवर्स करके देख सकते हैं। तो अगर आप ये एंगल कैलकुलेट कर लेंगे, ये एंगल कैलकुलेट कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली इसके सामने वाला एंगल तो यही होगा और इसके सामने वाला यही होगा। तो सारे एंगल जो पूछा था उस एग्जाम्पल में कि आप कैलकुलेट करके दिखाइए, तो सारे एंगल आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे एक रे है ओ एस स्टैंड ऑन ए लाइन पी ओ क्यू। देखिए रे और लाइन का बस ये डिफरेंस होता है कि एक्चुअली मैं आपको समझा देता हूँ, रे क्या होती है, लाइन क्या होती है। लिखने का तरीका अलग अलग है, इसको आप ज़्यादा ऐसे मत सोचिए कि रे बहुत ज़्यादा कोई अलग चीज़ हो गई। रे में क्या करते हैं, कोई लाइन सेगमेंट है उसके एक तरफ एरो लगा देते हैं। इसका मतलब कहने का ये होता है कि एक तरफ से एंड हो रही है, कहीं जाके रुक रही है। अगर एरो इधर लगा दिया तो इसको रे बोल दिया, और अगर केवल इतनी लाइन छोड़ के और उसमें हमने ऐसे नंबरिंग कर दी तो ये लाइन सेगमेंट होता है वैसे, क्योंकि लाइन का देखिए कोई एंड नहीं होता, लाइन जो होती है एंडलेस होती है। लेकिन अगर रे बोला जाएगा तो बस एरो ऐसे लगा दिया जाएगा, वो रे हो जाती है। और लाइन जनरली हम ए बी सी एक लाइन है ऐसे बोल देते हैं, जैसे ये ए बी सी, लेकिन ये लाइन ना बोल के इसे लाइन सेगमेंट बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लाइन सेगमेंट एक पर्टिकुलर ही सेगमेंट है जो यहीं तक है, लेकिन लाइन एंडलेस होती है अगर डेफिनेशन की बात की जाए। हालांकि प्रैक्टिकल लैंग्वेज जो होती है उसमें हम लाइन बोल देते हैं, और कोई गलत भी नहीं है प्रैक्टिकल लैंग्वेज को यूज़ करना। तो ये देखिए रे है ओ एस जो कि पी ओ क्यू लाइन सेगमेंट पे स्टैंड करती है। ओ आर भी एक रे है और ओ टी भी एक रे है। ओ आर एंड रे ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी ओ एस। पी ओ एस की एंगल बाइसेक्टर कौन सी रे है, ये। और एस ओ क्यू की एंगल एस ओ क्यू की एंगल जो है एस ओ क्यू, इस एंगल की एंगल बाइसेक्टर जो रे है वो होती है ओ टी। एंगल बाइसेक्टर का मतलब आप सबको पता होगा, क्योंकि एंगल को दो पार्ट में इक्वल पार्टों में डिवाइड करने वाली जो लाइन होती है उसको ये एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। अगर ओ टी एक एंगल बाइसेक्टर है तो ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा, और ये वाई है तो ये भी वाई होगा। कहने का यही मतलब होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ओ एस की वैल्यू निकालिए और एंगल आर ओ टी की वैल्यू निकालिए, और इसने क्वेश्चन में गिवन है, एग्जाम्पल में गिवन है कि ये जो एंगल है इसका बाइसेक्टर है ये, और ये जो पूरा एंगल है इसका बाइसेक्टर है ये। तो क्वेश्चन में आपको गिवन है एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एक्स। तो आपको पूछा है क्वेश्चन में ये इसको जो लाइन प्रॉपर इसको नेम दे देते हैं हम, ओ एस आर और टी। ये आर है और ये टी है। तो आपसे एग्जाम्पल में जो पूछा गया है वो पूछा गया है फाइंड आर ओ टी, यानी कि ये वाला एंगल देखिए, ये एंगल आर ओ टी है ये। तो इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा ये हम देख लेते हैं। देखिए
आपको ये गिवन है कि ओ आर जो है ये एक एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि अगर ये पूरा एंगल एक्स है तो ओ आर लाइन इसे दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, यानी कि ये जो एंगल होगा ये x/2 होगा और ये भी x/2 होगा। और इधर जो ये वाला एंगल है इसको ओ टी लाइन जो है, ओ टी रे जो है, ये दो पार्ट में बाइसेक्ट कर रही है। क्योंकि इसको तो क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है कि ये क्या है, केवल इसको इन्होंने बोला है x, तो हम इसको मान सकते हैं। देखिए अगर ये पहले आप ये बताइए, अगर ये पूरा एंगल x है तो ये कितना होगा, SOQ, एंगल SOQ की वैल्यू हो जाएगी, SOQ इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस एक्स। क्यों होगा 180 माइनस एक्स, क्योंकि देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, x है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन पे पूरा एंगल 180 होता है। अगर इतना x हो जाएगा तो इसे 180 माइनस एक्स होना पड़ेगा। लेकिन अब देखिए, अब क्वेश्चन में हमें ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है, ये देखिए ये वाला। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ और इसको कैलकुलेट कर लूँ, दोनों को ऐड कर लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो ROS क्या होगा, देखिए ROS होगा x/2, क्योंकि हमें ये गिवन था ये पूरा x है और ये बाइसेक्टर लाइन है। तो ये देखिए एक इक्वेशन हम यहाँ पे ऐसे मेंशन कर लेते हैं 1, एंगल ROS इज इक्वल टू x/2 एंड एंगल ROT अब बताइए आप SOT कितना होगा, SOT इज इक्वल टू, देखिए ये 180 माइनस एक्स है, SOQ, तो SOT इसका हाफ होगा, यानी कि 180 माइनस एक्स अपॉन 2, ये हो जाएगा 180 माइनस एक्स अपॉन 2। देखिए हाफ क्यों किया मैंने, क्योंकि ये जो लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर है, यानी एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, यानी ये और ये इक्वल होंगे। अगर ये पूरा 180 माइनस एक्स है तो ये 180 माइनस एक्स का हाफ होगा, इसीलिए मैंने हाफ किया। अब देखिए इसको और अगर कैलकुलेट करना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 180 अपॉन 2 होता है 90, और अलग से ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब देखिए ये जो एंगल है SOT, और अगर ROS को मैं ऐड कर दूं तो क्या मेरे पास एंगल ROT आ जाएगा, जो कि मुझे क्वेश्चन में चाहिए था, बिल्कुल आ जाएगा। देखिए एंगल ROS प्लस एंगल SOT इज इक्वल टू होगा एंगल ROT, और यही हमें कैलकुलेट करना था। ये देखिए x/2 प्लस 90 माइनस x/2। अब देखिए इससे ये कैंसिल आउट होगा तो आंसर की वैल्यू आएगी 90, और यही इस एग्जाम्पल का आंसर। तो देखिए ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी इस चैप्टर की। अब आगे जो आएगी वो एक्सरसाइज आएगी, तो उसको भी हम कैलकुलेट, एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को कैलकुलेट करेंगे, फिर धीरे धीरे एक एक एक्सरसाइज को करके फिर अगली वीडियो में पैरेलल लाइंस के रूल देखेंगे। तो अब तक तो अभी तक आप इस वीडियो को देखिए, आगे आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तो थैंक यू।